एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो अपने रूम में आता है और देखता है कि जियो ही फ्रीज होके बैठी हुई है और वहाँ पे से मिस्टर गुहे निकल के आते हैं। वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि जब यारन नैनाइल बेहोश हो गई थी और माउंटेन रेंज पर तब वो हमारे पास आई थी, तो उसमें से जो पॉइजन नीडल मिली थी उस पर लगे पॉइजन को देख के हमें समझ आ गया कि ये किसी और का जहर नहीं, ये इस लिटिल विच का ही जहर है। और हमें पता चल गया कि वो माउंटेन रेंज से निकल के हमारे जियानन एकेडमी में भी आई है और हमने तुम्हारे ऊपर नज़र रखनी चालू कर दी क्योंकि हमें पता था कि ये कोई और नहीं तुम ही होंगे। तो वो उनसे बोलता है कि आपका अनुमान तो सही निकला, मगर ये क्या सर आपने मुझे खोजा था या किसी और की वजह से? तो वो बताते हैं कि मिस्टर हैन का आइडिया था, उन्हें तुम्हारे ऊपर शक हुआ था और उससे वो सारी चीज़ें वापस मांगते हैं जो इसने इस लड़की से ली है, मगर वो देने से मना कर देता है और कहता है कि आपको देने से तो बढ़िया है मैं खुद ही क्लाउड मिस सेक्ट के लीडर को दे दूं। मिस्टर गुहे बोलता है अगर तुमने उसे दिया तो वो इस लड़की को भी मार देंगे, मगर जियोयान अभी भी मना कर रहा होता है। तो वो उसे बोलते हैं अगर तुमने हमें वापस नहीं दिया ना खजाना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो उससे पूछता है अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि खजाना कहाँ पर है? तो वो कहते हैं कि तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो वो उससे पूछता है अगर आपने इसे मार दिया तो आप सेक्ट लीडर युनशन को क्या जवाब दोगे? उतने में वहाँ से युनशन आ जाती है। ये वही लड़की होती है जो उन्हें पहले बॉक्स में मिली होती है और जो जियोयान को अपने साथ लेके माउंटेन रीच पे जाती है। जियोयान उससे पूछता है तुम जिस काम के लिए वहाँ पे गई थी क्या तुम्हारा वो काम हो गया? वो उसके सवाल का तो कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि मैं यहाँ पे इस लड़की को लेने आई हूँ, मुझे सेक्ट लीडर ने भेजा है मेरे। उतने में वो अपने हाथ में एसेंस फिल्म ऑन कर लेता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा सेक्ट तो वाकई में बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि वो अकेली लड़की पे हमला करने की सोच रहा है। तो वो कहती है कि तुम्हारी इस अकेली लड़की ने ही मेरे 6 जूनियर्स को मार दिया और तुम्हारा इससे मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्ता है, तो तुम बीच में मत आओ। उतने में वो पीछे से चिल्लाती हुई कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। उतने में वहाँ पे एक और अंकल की एंट्री होती है। वो जियोयान को बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। जियोयान उन्हें देख के हैरान होता है और कहता है कि आइस एम्पीरियर आप? वो कहती है कि ये मेरे पापा हैं। तो वो उससे पूछता है क्या यही तुम्हारे पापा हैं? युनयुन पीछे से बोलती है कि आपने बोला था कि इस लड़की को लेके आए तो हम इसे लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी पे हमला करने की सोच रही हो और इसे मारने की सोच रही हो। वो आगे बढ़ रही होती है उसे लेने के लिए, मगर उतने में वो उस पर अटैक कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो मिस रूल इनको बोलती है कि हमारी एकेडमी ने आपकी एकेडमी के साथ लेटर साइन किया हुआ है जिसमें आपने बोला था कि हम इस लड़की को यहाँ से ले जा सकते हैं। फिर रियोलिन बोलते हैं कि मैंने बोला था कि तुम इसे ले जा सकते हो मगर मैंने परमिशन नहीं दी थी। वो सिर्फ डिस्कशन हो रहा था। वो बोलते हैं कि मैं 3 तक गिरूंगा और तुम लोग यहाँ से गायब हो जाने चाहिए। युनजुन को भी ना चाहते हुए वहाँ से ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। वहाँ से सभी के जाने के बाद वो उसे बताती है कि मैंने मिस्टर गिहे के ऊपर निडल मार दिया। ये सुन के जियोयान वापस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलते हैं कि तुम्हें 1 साल हो गया है, तुम घर पे नहीं आए हो, ना जाने कहाँ इधर से उधर भटकती फिर रही हो। तुम्हें पता है मैंने कितने लोगों को भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर तुम्हारा पता कोई भी नहीं लगा पाया। घर छोड़ के ना जाने कहाँ कहाँ भटकती फिर रही हो, इस जालिम दुनिया में कौन देगा तुम्हारा साथ? वो बड़े उछल के बोलती है कि मेरा हस्बैंड है ना। तो ये सुन के वो उसके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वाओ जियोयान तुम्हारा हस्बैंड है, फिर तो मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जियोयान उन्हें समझाता है, कहता है कि आप मेरे पापा के दोस्त हो तो प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि इसकी ज़िंदगी बचा पाऊँ और प्लीज़ अभी तक ये बात मेरे पापा को नहीं पता है तो आप उन्हें मत बताइएगा। वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा को तो मैं देख लूँगा और अपनी बेटी को बोलता है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम अच्छा किया, जियोयान को सिलेक्ट करके। जियोयान तो सिर्फ इस बेचारी की मदद करने गया था मगर इसकी अच्छा इसी पे भारी पड़ती हुई नज़र आ रही थी। वो कहता है कि आप पहले इसे यहाँ से ले जाइए इसके घर पर, क्योंकि मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो आप प्लीज़ इसे ले जाइए यहाँ से। उसके पापा उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं मगर वो उतने में अपना हाथ छुड़ा के उसके पास आती है और अपने मुँह से उसके मुँह में एक लाइट ट्रांसफ़र करती है और कहती है कि ये क्रिस्टल सोर्स है जो मैंने अपना अंदर से तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र किया और मैंने लायन किंग की भी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र करी है और याद रखना तुम्हें मुझसे मिलने ज़रूर आना है वापस से, अपना वादा तोड़ना मत। और वहाँ से चले जाते। उनके जाने के बाद वो अपनी फ्लेम चेक करता है और देखो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है अपनी फ्लेम देख के। उतने में मिस्टर गू है वहाँ पे लंगड़ाते हुए आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो जो लड़की है वो कहाँ गई, उसने अपनी पॉइजन नीडल मेरे अंदर डाल दिया, मुझे बचाओ। तो वो कहता है कि वो तो यहाँ से चले गई। तो वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई एंटीटोड है तो प्लीज़ मुझे दे दो, मगर जियोयान तो जियोयान है, वो भी काफ़ी ज़्यादा नखरे करने चालू कर देता है।
और उनकी लाख गुजारिश के बाद वो उन पे दया खा के उन्हें एंटीटोड देता रहता है, जिसको खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ठीक महसूस कर रहे होते हैं। सीओ यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैठ करके ना अपने मेडिसिन फार्मूले देख रहा होता है। उतने में अचानक से ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसकी बुकलेट पे आ जाते हैं, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और पूछता है कि अब नींद खुली है आपकी इतना सब कुछ होने के बाद। ग्रैंड ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि मुझे तो अभी और सोना था, मगर तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद पर्पल क्रिस्टल सोर्स की एनर्जी की वजह से मैं जग गया। तो वो उसे बोलता है अगर मुझे पहले पता होता ये इतने काम की चीज़ है तो मैं पता नहीं कब से इसे अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करवा लेता। ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसका हालचाल पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं लगभग 800 बार मर के जिंदा वापस आया हूँ। और ग्रैंड ओल्ड मास्टर के जाने के बाद उसके साथ जो जो कुछ हुआ होता है वो सारी बातें उन्हें बताता है। जियो यान बड़ी ही खुशी खुशी ग्रैंड ओल्ड मास्टर को अपनी फ्लेम दिखाता है। वो कहते हैं कि इसका सीक्रेटली यूज़ करना, उससे वो फ्लेम बंद नहीं हो रही होती है। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसे खींच के लात मारता है, वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और फ्लेम ब्लास्ट होती है। और जब वो वहाँ से निकल के आता है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा फटीचर हो चुकी होती है। अपना बुरा हाल करवाने के बाद में उसके दिमाग में काफ़ी अच्छा आइडिया आता है। वो ग्रैंड ओल्ड मास्टर से पूछता है कि आप 2 फ्लेम्स को कंबाइन कर सकते हो। ग्रैंड ओल्ड मास्टर हाँ बोलते हैं और वो बोलता है तो आप मेरी बॉर्न स्पिरिचुअल फ्लेम जो मेरी खुद की है और ये पर्पल फायर को कंबाइन कर दो, इससे हम दुश्मनों को आराम से मार सकेंगे। ग्रैंड ओल्ड मास्टर को भी उसका आइडिया ठीक ठाक लगता है। वो दोनों हाथों में अपनी दोनों फ्लेम्स ऑन कर लेता है। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर उस पर वापस से चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तू फिर से चाहता है कि मैं तुझे लात मारूं? और वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। आज GN9 एकेडमी में दूसरे स्कूल से भी लोग आने वाले होते हैं और वो उन लोगों को ही डिसाइड करते हैं जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। उनके टीचर उन्हें बोलते हैं कि हमने जो आज ये ड्रेस पहनी है ये ड्रेस हमें हमारे रैंक के वजह से मिली है। वो अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग ड्रेस बना कर देते हैं आपको। वो सभी लोग युनचुन सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ का एक टीचर उन तीनों टीचरों का वेलकम करता है और कहता है कि ये आगे वाले अपार्टमेंट में आप रहेगा और जो पीछे और बाकी बची हुई जगह है वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स रहेंगे। उतने में उन्हें किसी चीज़ का शोर सुनाई देता है तो वो वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ का शोर हो रहा है। वहाँ पे कुछ लोग उनके लिए सामान लेके आए होते हैं, उसमें काफ़ी सारे गिफ्ट होते हैं। वहाँ का एक लड़का पूछता है कि आप में से जियो फैमिली का यंग मास्टर कौन है, हम उनके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। होतियन बोलता है कि वो तो जब यहाँ पे आया था वो तभी वहाँ से चले गया था। उतने में उनके टीचर एंटर करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं जियो यान का टीचर हूँ, आपको जो भी काम है आप मुझे बता सकते हो बिना हिचकिचाहट के। वो उन्हें एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि ये आप जियो यान को दे दीजिएगा। लोग जो सामान लाए होते हैं उसके सारे क्लासमेट आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रहे होते हैं। होतियन बोलता है कि जियो यान के ससुर जी तो काफ़ी ज़्यादा अमीर निकले, इतना सब कुछ तो वो डिज़र्व भी नहीं करते। अगर उनकी कोई छोटी बेटी हुई तो मैं तो अपनी सेटिंग बिठवा लूँगा उससे। जियो यान एकेडमी में घूम ही रहा होता है, उतने सामने से यी ज़ियान आती है और उसे हक कर लेती है और उसे साथ में खाने पे ले जाती है। उसके पापा भी जियो यान को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यी ज़ियान के फादर बार बार उसे मेरा दामाद करे जा रहे थे। जियो यान खड़ा होता है और उन सबको सॉरी कहता है कि आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपकी बेटी मरने वाली थी इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर ये बात मैं आपको आज नहीं बताता और आपको कल पता चलती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सच आपको अभी के अभी बता दिया। उसकी बातें सुन के यी ज़ियान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आइस एम्पियर जियो यान को बोलते हैं कि अब ये सब में तुम्हारी गलती है तो इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए 9 स्टार फाइटर्स को बुलाया है और अब तुम्हें उनसे लड़ाई करनी होगी। वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम इस मामले में क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है, जो भी था वो सब तो अब सामने आ चुके हैं। जियो यान तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करता था, ये तो बस अपन दोनों को पागल बनाने में लगा हुआ था। जियो यान बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी शादी पहले ही येरेन एलन के साथ फिक्स हो चुकी है। वो बोलते हैं अगर तुम्हारी शादी येरेन एलन के साथ फिक्स हुई थी तो मतलब तुम तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छे हो। वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों की शादी पहले ही टूट चुकी है क्योंकि उसने मेरी फैमिली को और मेरे को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था सब लोगों के सामने में। मैं यहाँ पे उनसे रिवेंज लेने आई हूँ। अगर आपने इसी हालत में मेरे घर वालों को ये बता दिया कि मैं किसी से शादी करने की भी सोच रहा हूँ तो सोचो मेरा क्या होगा और उन पर क्या बीतेगी। तो वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस इतना बताओ क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो या नहीं। वो कहता है प्यार व्यार तो ये थोड़ा दूर की बात हो गई, मैं भी इसे जानता हूँ ये भी मुझे जानती है। अगर आप चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो जब तक मैं अपना काम ख़त्म करूँ, उसके बाद सोचेंगे शादी के बारे में।
वो उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तरफ से रिवेंज ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 6 और 7 ग्रेड के बहुत सारे एनर्जी है और मेरे पास 23 टाइप्स की एसेंस फ्लेम भी है। अगर तुम हाँ कर दोगे तो ये सारी फ्लेम तुम्हारी हो जाएगी। मगर वो अभी भी मना कर देता है। वो उसे पकड़ते हैं गुस्से में और बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर में से अलग कर दूंगा। मगर जियो येन अभी भी ना कर देते हैं और वो जोरों से हंसना चालू कर देते हैं। मगर जियो येन को ये सारी बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है। अंकल बोलते हैं उसे कि मैंने तुम्हारे पापा से बात करी, तुम्हारे पापा ने बोला कि तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, मगर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इस मामले में समझाने की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी अपनी। ये सुनने के बाद जियो येन की सांस में सांस आती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आता है। उसके दोस्तों से खाना ऑफर करते हैं, मगर वो मना कर देता है। कहता है कि मैं तो खाना खा के आया हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ससुर जी ने लगता है काफ़ी अच्छी खातिरदारी करी है तेरी। जियो येन उनसे पूछता है क्यों, नलैन हाउस ने तुम्हारी अच्छी खातिरदारी नहीं करी? तो वो होतियन बोलता है कि कहाँ से करेंगे, जब तक हम मैस में गए खाना खाने तब तक तो वो फूड पहले ही बंद कर चुके थे, क्योंकि येरन नलैन के दादाजी को खून की उल्टियाँ हो रही है। उतने में मिस्टर टैंगशन वहाँ पे आते हैं और जियो येन को अपने रूम में बुलाते हैं। जियो येन जैसे ही रूम में जाता है तो वो अपने सामने येरन नलैन को पाता है। येरन नलैन उसको देख के घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे दादाजी की लाइफ को बचा लो। अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे जियो येन फैमिली के नाम पे कर दूंगी। मिस्टर टैंगशन उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, मैं जियो येन से बात करता हूँ। वो उसे बताते हैं कि जो नैलन जी है उनके बॉडी के अंदर लव पॉइजन पाया गया है। तो उसे सारी बातें याद आ जाती है कि अब पता चला कि येरन नैलन उससे हेल्प मांगने क्यों गई थी। और वो कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि वो मेरे पास क्यों आई थी हेल्प मांगती हुई। कह रही थी कि ये तुम्हारी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी का सवाल है, और अब पता चला कि ये हमारी फैमिली की नहीं, सिर्फ उसकी फैमिली की ज़िंदगी का सवाल है। वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। इन सब की बातें बाहर खड़ी येरन हेलेन भी सुन रही थी। वो बोलता है कि उसे पता था कि मेरी फैमिली किस दौर से गुजर रही है। मेरे पापा की फ़ाइट क्योंकि एनर्जी भी ख़त्म हो गई थी और मैं भी कुछ खास नहीं था, फिर भी वो लोग हमारे घर पे आए और मेरे पापा के ऊपर अटैक किया। उनकी बहुत बुरी हालत करके चले गए थे वो लोग। मिस्टर टैंगशन उसे समझाते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। तब येरन बच्ची थी, वो तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स पूरे कर रही थी। तो वो कहता है कि नहीं, वो कोई ऑर्डर पूरी नहीं कर रही थी, उसे सब पता था। वो फिर भी आई, उसने मेरे पापा पे अटैक किया और अब मेरी बारी है रिवेंज लेने की। माना कि मैं इतना खास नहीं हूँ, मगर मैं मेरे और अपने पापा का हुआ अपमान का बदला जरूर लेके रहूँगा। टैंगशन उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है उनके अंदर जो पॉइजन है वो सिर्फ एसेंस फ्लेम से ही ख़त्म किया जा सकता है, तुम इसे मेरा काम समझ के कर दो प्लीज़। मगर वो अभी भी मना कर देता है। वो बाहर जाते हैं और येरन एलन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई और एसेंस फ्लेम वाला आदमी ढूंढ के लाऊंगा, मगर अभी तुम अपने कमरे में जाओ। और अंदर आते हैं और उसे बोलते हैं मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर तुम चाहो करना तो कर सकते हो, वरना तुम्हारी मर्जी। पर एक बात याद रखना, क्योंकि जो उनके बॉडी के अंदर पॉइजन है वो जो पॉइजन ब्लड सेट के पॉइजन से होता है उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर इंसान की फाइट क्योंकि एनर्जी भी ख़त्म हो जाए तो भी अपन इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते हैं। मिस्टर नारायण जी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अगर वो उनके पपेट बन जाते हैं ब्लड सेट के तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे बोला है अगर वो मरने की हालत में आ जाए तो मैं उन्हें अपने इन हाथों से मार दूँ। उनकी बातें सुन के जियो येन का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कहता है कि उन्हें मैं तो बचाना नहीं चाहता था, मगर कोई और तो बचा सकता है। और वो बाहर जाता है, एक हाफ फेस मास्क लेता है और अपने चेहरे पे लगा लेता है। मिस्टर टैंगशन उसकी आइडेंटिटी चेंज करके उसे वहाँ पे ले जाते हैं। जब वो उनका इलाज करने बैठता है तो उसके मन में सारी वो बातें आती हैं कि किस तरह येरन नालायन ने उसके ऊपर अटैक किया था और किस तरह उसके दादा ने उसे ज़बरदस्ती वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खिलवाया था, मगर फिर भी वो भारी मन रख के उनका इलाज करता है। ज़्यादा एसेंस फ्लेम यूज़ करने की वजह से उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ख़राब होनी चालू हो जाती है, मगर वो फिर भी हार नहीं मांगता, अपनी 20 फ्लेम ऑन करता है। ये वही फ्लेम होती है जो ये जिया ने इसके अंदर ट्रांसफ़र करी होती है और उससे उनका सारा बॉडी का जहर बाहर निकालता है। जैसे ही उनकी बॉडी में से सारा जहर निकल जाता है और वो बाहर चले जाता है और मिस्टर टैंगशन को बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि जियो येन को क्या गड़बड़ नज़र आई। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सारंगे।